जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब आप इसको फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलिए या आप इसको फीचर्स ऑफ कंपनी बोलिए, दोनों घुमा फिरा के एक ही बात है। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स के पॉइंट है जो मैंने पहले फीचर्स के पॉइंट लिखे हुए हैं और इसके बाद इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो अब एक एक करके पॉइंट देखते हैं। जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है वॉलंटरी एसोसिएशन, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, लिमिटेड लायबिलिटी, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, नंबर ऑफ मेंबर्स, कैपिटल एंड गवर्नमेंट कंट्रोल। तो ये मैंने कुछ 10-12 पॉइंट यहाँ पे निकाले हुए हैं जो फीचर्स ऑफ कंपनी या फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी के है। अब ये आपको एग्जाम में कितने पॉइंट लिखने हैं तो ये डिपेंड करता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके लिए कितने मार्क्स का आता है। अगर 5 मार्क्स के लिए आते हैं तो आप 3 से 4 पॉइंट लिख सकते हैं। 10 मार्क्स के लिए आते हैं तो 7 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। और अगर 16 मार्क्स के लिए आते हैं तो आप अपने हिसाब से कम 10 से ज़्यादा पॉइंट में इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो अब हम डिटेल में इसको एक-एक करके देखेंगे और इसको याद रखने का मैं एक शॉर्टकट ट्रिक आपको एंड में बताऊंगा। तो अब इसका जो सबसे पहला पॉइंट है फीचर्स ऑफ कंपनी या फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी का, तो वो है वॉलंटरी एसोसिएशन। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है वॉलंटरी एसोसिएशन। तो अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि जो कंपनी है, कंपनी क्या है? कंपनी एक प्रकार से वॉलंटरी एसोसिएशन है। अब ये वॉलंटरी एसोसिएशन होता क्या है? तो अब इसको हम यहाँ पे शॉर्ट में देखते हैं। अ कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कंपनी क्या है? एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, कुछ पर्सन का ये समूह है। अब वॉलंटरी का सिंपल मतलब होता है कि कोई भी इंसान जाके कंपनी का मेंबर बन सकता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है अ कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब मेंबरशिप ऑफ द कंपनी इज ओपन टू ऑल। इस कंपनी में कोई भी इंसान जाके मेंबर बन सकता है, वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि कोई कंपनी ऐसा नहीं बोल सकता है कि मेरे कंपनी में सिर्फ हिंदू रह सकते हैं, या मेरे कंपनी में सिर्फ मुस्लिम रह सकते हैं, या मेरे कंपनी के मेंबर खाली सिख बन सकते हैं। तो कंपनी का जो मेंबरशिप होता है दैट इज वॉलंटरी फॉर ऑल। कोई भी जात पात किसी भी समूह का इंसान या व्यक्ति उस कंपनी का मेंबर्स बन सकता है। A person at his own wish become or leave membership of the company subject to the provision of article association of the company। तो कोई भी इंसान कंपनी में मेंबर बन सकता है और कंपनी के मेंबरशिप से त्याग पत्र देके वो जा सकता है। बट ये डिपेंड किस पे करता है? एक कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा उसमें पर्सन के आने के लिए क्या कंडीशन है और पर्सन के जाने के लिए क्या कंडीशन है, हमको वो फुलफिल करना पड़ेगा। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या था? वॉलंटरी एसोसिएशन। इसका सिंपल मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी का मेंबर बन सकता है, उस पे कोई भी रोक टोक नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, समुदाय का हो, पंथ का हो, कहीं भी किसी पे भी कोई रोक टोक यहाँ पे नहीं है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। अब कंपनी क्या होता है? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। पहला हमारा पॉइंट क्या था? कंपनी इज व्हाट? वॉलंटरी एसोसिएशन। सेकंड इज व्हाट? कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब ये होता है कि कंपनी को हमें इनकॉर्पोरेट कराना पड़ेगा। अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। जब मैं अपने कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013, करंट में कौन सा एक्ट इंडिया में चलता है, भारत में चलता है? 2013। तो जब मैं अपने कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 के नियम कानून के तहत रजिस्टर करवाता हूं तो वो क्या बन जाता है? मेरा इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन इन कंपलसरी। भारत में क्या है? आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। आप बिना कंपनी रजिस्ट्रेशन के चला नहीं सकते हैं। An association obtain the status of company only after registration under the Companies Act। आपका कंपनी तभी कहलाएगा जब आप कंपनीज एक्ट 2013 के नियम कानून को मानते हुए अपने कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं, तो वो आपका क्या बन जाएगा? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। पहला पॉइंट हमने क्या देखा था अभी?
हमारा पहला पॉइंट क्या था? वॉलंटरी एसोसिएशन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। वॉलंटरी एसोसिएशन का सिंपल मतलब क्या है कि कोई भी इंसान कंपनी का मेंबरशिप ले सकता है और मेंबरशिप से त्याग पत्र देके जा सकता है, बशर्ते कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का नियम कानून मुझे मानना पड़ेगा। सेकंड हमारा क्या? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। जब मैं अपने कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 के तहत मैं रजिस्टर करवा देता हूँ तो मेरा कंपनी क्या बन जाता है? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, अ कंपनी is a legal entity, it enjoy separate legal status। अब जैसे ही मैं कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 के तहत इनकॉर्पोरेट करवा लेता हूँ तो मेरा कंपनी क्या बन जाता है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाता है। अब सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या हो जाता है? इट्स एग्जिस्टेंस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर एंड डायरेक्टर्स। वंस आई विल गेट रजिस्टर माई कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013, उसके बाद जो मेरा कंपनी है, जो मेरा मेंबर है, जो मेरे डायरेक्टर्स है, ये सब क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई कंपनी शुरू करता हूँ ABC लिमिटेड, ठीक है, मैंने इसको पूरा रजिस्ट्रेशन करवा लिया, मुझे सर्टिफिकेट भी आ गया तो मेरी कंपनी ABC लिमिटेड हो गई। अब जैसे ही मुझे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाता है तो उसके बाद मैं कंपनी का मेंबर हूँ या डायरेक्टर हूँ तो मैं अलग हो जाऊंगा और मेरी कंपनी का स्टेटस अलग हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसे ही कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी मिलता है तो मीन्स कंपनी के डायरेक्टर्स अलग हो गए और कंपनी अलग हो गए। द मेंबर आर द ओनर and liable in limited way for the acts of the company and are conferred with the rights and duty। तो जो भी मेंबर्स है वो ओनर कहलाते हैं एंड लाइबल इन लिमिटेड वे, मतलब इसका मतलब सिंपल तरीके में समझिए कि अगर कंपनी पे कोई विपत्ति आती है, कंपनी के बंद होने की नौबत आ जाती है, कंपनी पे बहुत ज़्यादा कर्जा है, तो उस केस में जो मेंबर्स होता है, ओनर होता है, जो उसकी लाइबिलिटी होती है वो लगभग ना के बराबर ही होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है, और जो भी मेंबर्स बनता है उसको सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटी एलोकेट किए जाते हैं। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का सिंपल मतलब ये है कि जैसे आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाता है तो आपकी कंपनी और आप ये दोनों अलग अलग पर्सन काउंट किए जाएंगे, ना कि एक पर्सन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी इज व्हाट? आर्टिफिशियल पर्सन। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी क्या होता है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो लॉ के द्वारा बनाया जाता है। जैसे हम लोग हो गए तो हम लोग क्या है? एक नेचुरल पर्सन है। और सेम वे से जब आप कंपनीज एक्ट 2030 के तहत कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो वो आपका कंपनी क्या बन जाता है? आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। इट इज क्रिएटेड बाय लीगल प्रोसेस एंड हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी। मैंने पिछले पॉइंट में आपको बताया कि जैसे आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाता है तो उसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाता है। इट enjoys certain legal rights like a person, that is enter into contract, purchase, sale of asset, property, appoint person as an employee etc। अब इस पूरे लाइन का मतलब ये हो गया है कि जैसे ही आप अपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराते हैं तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाता है, साथ ही साथ आपका कंपनी क्या कहलाता है? एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। तो जिस प्रकार एक नॉर्मल इंसान किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो सकता है, कोई भी चीज को परचेस कर सकता है, सेल कर सकता है, प्रॉपर्टी परचेस कर सकता है, किसी कंपनी में एम्प्लॉय बन सकता है, तो उसी प्रकार जो आर्टिफिशियल पर्सन है वो भी एक आप बोल सकते हैं कि एक कंपनी भी किसी दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो सकता है, कंपनी भी कोई एसेट एंड सेल परचेस कर सकता है, बट इट कैन नॉट एक्ट ऑन इट्स ओन लाइक अ नेचुरल पर्सन, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। लेकिन कंपनी एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव नहीं कर सकता है, वो नॉर्मल इंसान की तरह काम नहीं कर सकता है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम करेगा, नॉट एज एन नॉर्मल पर्सन, नेचुरल पर्सन। तो आर्टिफिशियल पर्सन का सिंपल मतलब यही है कि वंस यू विल गेट रजिस्टर्ड अ कंपनी, योर कंपनी विल बिकम आर्टिफिशियल पर्सन। बट एक नॉर्मल इंसान जिस तरह से काम करते हैं उसी प्रकार से कंपनी भी काम कर सकता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है परपेचुअल सक्सेशन। ये सबसे बड़ी पॉइंट है और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस
या तो आप इसको सिंपल तरीके से बोल सकते हैं लॉन्ग एंड स्टेबल लाइफ। लॉन्ग एंड स्टेबल लाइफ। तो जैसे ही आपका कंपनी रजिस्टर्ड हो जाता है वैसे ही कंपनी को क्या मिलता है, परपेचुअल सक्सेशन का स्टेटस मिल जाता है। परपेचुअल सक्सेशन का सिंपल मतलब एक है कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस या लॉन्ग एंड स्टेबल लाइफ। एक बार कंपनी रजिस्टर हो गई तो उसका लाइफ क्या हो गया, लॉन्ग एंड स्टेबल हो गया। उसके लाइफ पे, उसके उपस्थिति पे कोई भी किसी भी प्रकार की विपत्ति आने वाली नहीं है। इट एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट ऑफ एनी ऑफ इट्स मेंबर। सपोज मान लीजिए आपके कंपनी से किसी मेंबर का डेथ हो गया या किसी डायरेक्टर का डेथ हो गया या कोई इंसॉल्वेंट हो गया, कोई रिजाइन करके चले गया, कोई रिटायर होकर चले गया, तो इससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बिकॉज कंपनी हैज अ कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस एंड लॉन्ग एंड स्टेबल लाइफ होता है कंपनी का। कंपनी में कोई आए, कंपनी से कोई जाए, इससे कंपनी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसा आपने पुराने ज़माने में गाना सुना होगा कि कल फिर और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, तुमसे बेहतर कहने वाले, हमसे बेहतर सुनने वाले। तो कंपनी में कोई आता है, कोई जाता है, इससे कंपनी की एग्जिस्टेंस तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बिकॉज अ कंपनी एंजॉय अ वेरी लॉन्ग एंड स्टेबल लाइफ अनलेस इट इज वाउंड अप बाय फॉलोइंग लीगल प्रोसीजर। अब इसको सिंपल तरीके में समझिए कि आपने अपने कंपनी को बनाया अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के सारे प्रोविजन को फॉलो करके, तो आपको कंपनी को एग्जिस्टेंस एक एक्ट के थ्रू मिला है, तो आप वैसे ही कंपनी को बंद करके नहीं जा सकते। अगर आपको लगता है कि मैं शटर गिरा दूं अपने ऑफिस का तो मेरा कंपनी बंद हो गया, नहीं। आपने जिस लॉ के तहत कंपनी को चालू किया था उसी लॉ के तहत आपको कंपनी को बंद करना पड़ेगा, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। सपोज मान लीजिए कि आपके कंपनी पे कोई बम गिर गया और कंपनी पूरा ध्वस्त हो गया, बस अब एक सपाट जमीन बची हुई है, तो इस कंडीशन में भी आपका कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस जब आप उसको कंपनी से 2013 के प्रोसेस को फॉलो करके उसको आप बंद कराएं। तो परपेचुअल सक्सेशन का सिंपल मतलब है लॉन्ग एंड स्टेबल लाइफ। हमारा नेक्स्ट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप सिंपल में समझिए कि यहाँ सारे ही पॉइंट महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान देने वाली है। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी। तो आपने अगर सोल ट्रेडिंग कंसर्न पढ़ा होगा तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि सोल ट्रेडर है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अगर आपने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा होगा 1932 तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि पार्टनर है वह अनलिमिटेड जॉइंट एज वेल एज सेवरल लाइबिलिटी। अगर आपने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि द कर्ता है वह अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड को पार्टनर है वह लिमिटेड लाइबिलिटी। उसी वजह से कि जो कंपनी होता है, कंपनी के मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। अब लिमिटेड अनलिमिटेड का फर्क बस इतना है कि अगर आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है तो किसी विपत्ति में आपके घर का सामान भी जब्त किया जा सकता है, और अगर आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी है तो किसी भी सूरत में आपके घर का सामान जब्त नहीं किया जाएगा। तब कंपनी में क्या होता है कि कंपनी में जो भी शेयर होल्डर होते हैं उसकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। इट इज लिमिटेड अप टू द अनपेड पार्ट वैल्यू ऑफ द शेयर हेल्ड बाय अ शेयर होल्डर। अब इसको सिंपल तरीके में आप समझिए कि आपने कंपनी का कोई शेयर खरीदा जिसका भाव था 50 रुपये और आपने उसमें से अभी तक 40 रुपीज का पेमेंट कर दिया है, तो बैलेंस बचा है 10। तो जो शेयर होल्डर है उसकी लाइबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। एंड व्हाट इज द अनपेड वैल्यू राइट नाउ, अनपेड वैल्यू इज ओनली ₹10। तो किसी भी परिस्थिति में वो शेयर होल्डर बस क्या करेगा, 10 रुपया ही वापस देगा, उससे ज्यादा वो देगा नहीं। इट इज लिमिटेड अप टू द अनपेड पार्ट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय शेयर होल्डर। शेयर होल्डर इज लाइबल टू पे ओनली अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ ए शेयर। जो भी उसका अनपेड अमाउंट है बस वो उतना ही पेमेंट करेगा, उससे ज्यादा नहीं पेमेंट करेगा। शेयर होल्डर इज नॉट कंसर्न विद द डेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। अब कंपनी के ऊपर क्या लाइबिलिटी है, क्या डेट है, कंपनी ने किधर से लोन लिया है, क्या दिया क्या नहीं दिया, शेयर होल्डर को उससे कोई लेना देना होता नहीं है। शेयर होल्डर का एक तो सबसे मेन है कि उसको अपना अनपेड वैल्यू पेमेंट कर देना है और शेयर होल्डर को अपने रिटर्न से मतलब रहता है। बाकी कंपनी के ऊपर क्या हो रहा है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर कैन नॉट बी यूज फॉर द रीपेमेंट ऑफ द डेट। अब मान लीजिए कंपनी के ऊपर अगर 10 करोड़ का लोन है तो कंपनी शेयर होल्डर के घर का सामान बेचकर पैसा नहीं चुका सकती है।
तो ये सिंपल मतलब है लिमिटेड लायबिलिटी का कि जो भी शेयर होल्डर है उसकी लायबिलिटी खाली बनती है अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर, उसके बाद उसकी कोई लायबिलिटी बनती नहीं है, वो सिर्फ अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर ही पेमेंट करेगा। शेयर होल्डर को कंपनी के डेट से लायबिलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है, और कंपनी में शेयर होल्डर का पर्सनल प्रॉपर्टी किसी भी सूरत में कंपनी के कर्जा को चुकाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो जैसे ही एक बार अगर आपका कंपनी रजिस्टर हो गया, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गए, तो उसके बाद कंपनी का जो ओनरशिप होता है और कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है, ये दो पार्ट में बढ़ जाते हैं। मीन्स कंपनी का ओनर कोई और होगा और कंपनी का मैनेजमेंट किसी और के हाथ में होगा। तो ब्रॉडर सेंस में अगर देखा जाए तो जो शेयर होल्डर होता है वही कंपनी का क्या होता है, मालिक होता है। इनको हम सिंपल तरीके से बोलते हैं शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर ही भले कंपनी मैंने चालू किया है, लेकिन कंपनी का मेन मालिक कौन होगा, शेयर होल्डर होगा, क्योंकि कंपनी में पैसा कौन लगाता है, शेयर होल्डर लगाता है। अब एक कंपनी में लाखों शेयर होल्डर हो सकते हैं, हजारों शेयर होल्डर हो सकते हैं, अनगिनत शेयर होल्डर हो सकते हैं। तो अब शेयर होल्डर तो रोज जाके कंपनी में देखने वाला नहीं है कि काम कैसा चल रहा है, कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, बेसिकली तौर पे सारे शेयर होल्डर मिलके डायरेक्टर को सेलेक्ट करते हैं। अगर आप एक डायरेक्टर को सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसका हम बोलेंगे डायरेक्टर्स, और अगर एक से ज्यादा डायरेक्टर को सेलेक्ट किया गया है तो हम उसे बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्यों अपॉइंट करते हैं, टू लुक आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ऑल पॉलिसी डिसीजन आर टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्योंकि शेयर होल्डर की संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि वो कंपनी के डे टू डे एक्टिविटी में पार्ट नहीं ले सकते हैं। इसके लिए सारे शेयर होल्डर मिलकर डायरेक्टर्स को पसंद करते हैं कि भाई ये हमारा डायरेक्टर्स है, ये हमारी कंपनी को, या सिंपल बोल सकते हैं ये हमारे कंपनी के मैनेजमेंट को संभालेगा। जो भी महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, इंपॉर्टेंट निर्णय होंगे, वो कौन लेगा, कंपनी का डायरेक्टर्स लेगा, और बाद में शेयर होल्डर को इन्फॉर्म किया जाएगा कि भाई हमने ये निर्णय लिया हुआ है, अगर आपको कोई आपत्ति है तो दर्ज कराइए, अगर आपत्ति नहीं है तो उसको हम फाइनल करते हैं। तो इस पूरे पॉइंट का मतलब ये है कि सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद कंपनी का ओनरशिप अलग हो जाता है और कंपनी का मैनेजमेंट अलग हो जाता है। ओनरशिप किसके हाथ में रहता है, ओनरशिप ऑलवेज इज इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर, और मैनेजमेंट किसके हाथ में रहता है, मैनेजमेंट विल ऑलवेज इज इन द हैंड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर। अगर मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूं तो क्या मैं अपने अगर मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूं तो जो कंपनी का शेयर होल्डर में शेयर मेरे पास है, तो क्या मैं उस शेयर को ट्रांसफर कर सकता हूं? तो आंसर है हाँ और आंसर है ना। अगर मेरे पास किसी पब्लिक कंपनी का शेयर है तो मैं उसको फ्रीली ट्रांसफर कर सकता हूं, मैं बिना किसी रोक टोक के। जब मुझे मन किया मैं तब जाके उसको मैं ट्रांसफर कर सकता हूं किसी को भी। लेकिन अगर मेरे पास किसी प्राइवेट कंपनी का शेयर है तो प्राइवेट कंपनी का शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होता है। फ्रीली ट्रांसफरेबल का मतलब है कि जब मेरा मन किया मैंने बेच दिया। तो अगर पब्लिक कंपनी का है तो जब मेरा मन किया मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया, बट अगर प्राइवेट कंपनी का मेरे पास शेयर है तो मैं उसको फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ। प्राइवेट कंपनी के शेयर को ट्रांसफर करने के लिए मुझे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे ही आप अपना शेयर ट्रांसफर कर देते हैं या उसको सोल्ड कर देते हैं, तो इन दोनों परिस्थिति में आपका मेंबरशिप कंपनी से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मीन सिंपल तरीके में समझिए कि आपका और आपके कंपनी का रिश्ता वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। सिंपल में समझे तो पब्लिक कंपनी का शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है, और अगर प्राइवेट कंपनी का शेयर है तो फ्रीली ट्रांसफरेबल वो नहीं है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा नंबर ऑफ मेंबर्स। कौन से कंपनी में कितने मेंबर्स होने चाहिए। बेसिकली आपको पता होगा कि बहुत कंपनी होती है और बहुत सारी कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, अनगिनत भी होते हैं, आप गिन नहीं पाएंगे। जैसे रिलायंस हो गया, अडानी हो गई, इनके कंपनी में नंबर ऑफ शेयर होल्डर बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन एक कंपनी में कम से कम कितने शेयर होल्डर होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, तो कम से कम कितने होने चाहिए। तो एक प्राइवेट कंपनी में मतलब आपको अगर प्राइवेट कंपनी चालू करना है तो उसमें आप कम से कम 2 मेंबर हो सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 200 मेंबर रख सकते हो। उससे ज़्यादा किसी भी सूरत हाल में
नहीं रखी जाएगी। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मस्ट है मिनिमम 2 मेंबर एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स। लेकिन वही पब्लिक कंपनी में क्या हो जाता है कि मिनिमम आपको 7 मेंबर रखने पड़ेंगे और पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं, आप अनलिमिटेड लोगों भी अपने पब्लिक कंपनी में रख सकते हैं। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स एंड पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट। नेक्स्ट है कॉमन सील। अब कॉमन सील क्या होता है? अब मैं सिंपल इसको रीड कर रहा हूँ ताकि आपको समझे। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस लाइक नेचुरल पर्सन, हेंस इट इज नॉट इन अ पोजिशन टू साइन इट्स नेम। अभी कंपनी क्या होता है? एक नेचुरल आर्टिफिशियल पर्सन है, हम लोग के जैसे नेचुरल पर्सन नहीं है। जैसे हम लोग कहीं भी कभी भी साइन कर देते हैं, उस प्रकार कंपनी कहीं भी कभी भी साइन नहीं कर सकती है। लेकिन अगर उसको साइन करना है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करना है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? हाउएवर इट हैज अ डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ कॉमन सील। तो अगर कंपनी को किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करना है, तो कंपनी के पास क्या होना चाहिए? कॉमन सील होना चाहिए। जिस प्रकार से एक नॉर्मल इंसान किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन करता है, उसी प्रकार कंपनी क्या करती है? किसी भी डॉक्यूमेंट पे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे कॉमन सील लगाती है। लेकिन कॉमन सील कब लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? कॉमन सील आप कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन यूजुअली 2 डायरेक्टर्स एंड द सेक्रेटरी साइन द डॉक्यूमेंट आफ्टर द सील इज अफिक्स। जैसे ही आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे कंपनी का कॉमन सील अफिक्स करते हैं, तो उसी के बाद कम से कम उस पेपर पे 2 डायरेक्टर का साइन होना चाहिए और कम से कम एक सेक्रेटरी का या एक ऑथोराइज पर्सन का साइन होना चाहिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक अभी आपको मैं एक कॉमन सील का एक फोटो दिखाता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कॉमन सील होता कैसा है। अब ये देखिए, ये एक प्रकार का कॉमन सील है, ठीक है। अब इसमें कैसे करते हैं कि ये जो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट इसके बीच में रखना पड़ेगा और आपको इसको बस प्रेस करना है, तो आपका जो कॉमन सील है उस डॉक्यूमेंट पे अटैच हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या करना है? कम से कम 2 डायरेक्टर का साइन और एक कंपनी सेक्रेटरी या एक ऑथोराइज सिग्नेटरी का साइन होना चाहिए। तो ये था हमारा कॉमन सील। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैपिटल। अभी कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी शेयर होल्डर से, मेंबर से ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल को रेज कर सकती है। अब अगर आप अपने कंपनी के लिए पैसा जुटाना चाहते हैं, तो कोई फ्री में तो देगा नहीं आपको, तो इसके लिए आप क्या करते हैं? अपने कंपनी का शेयर उस बंदे को देते हैं और वो शेयर लेके नॉर्मल आपको वो अपना पैसा देता है। अब यहाँ पे कुछ फॉर्म्स दिए गए हैं: डिवेंचर्स, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट, ईटीसी। इट कैन ऑल्सो ऑब्टेन लोन फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो कंपनी अपने बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी कैपिटल को कलेक्ट कर सकती है। और एक लास्ट पॉइंट है हमारा गवर्नमेंट कंट्रोल। अभी जो कंपनी होता है, पहली बात तो गवर्नमेंट का कंपनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल होता है। सबसे पहला दिया था कि आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा अंडर कंपनीज एक्ट 2013 में। और जो भी आप कंपनी आपका फंक्शन करेगा, गवर्नमेंट के सुपरविजन के तहत ही फंक्शन करेगा कि आप क्या काम कर रहे हो, वो आपको हमेशा गवर्नमेंट को बताते रहना पड़ेगा। अब बताएंगे कैसे हम लोग? A company has to file copy of statement of profit and loss, balance sheet and other financial statement with the registrar. It has to maintain proper books of account. These account must be audited. इसका सिंपल मतलब ये है कि आपको हर साल के अंत में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को आपको अपने साल भर का पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, आपका बैलेंस शीट का फिगर्स क्या है, आपने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया है कि नहीं किया है। और ये सब प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए। पहले आपको सारी चीज़ों को ऑडिट कराना है ऑडिटर से, और उसके बाद ही आप इसको आरओसी के पास या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी या गवर्नमेंट के पास आप सबमिट करते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए आप ये सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, तो इसके लिए बहुत प्रकार के आपको पेनल्टी का सामना भी करना पड़ सकता है। इफ कंपनी
does not fulfill these statutory obligation, it is penalized. This control is essential to protect the financial interest of small investor. जो छोटे छोटे इन्वेस्टर होते हैं जिन्होंने बहुत कम पैसा लगाया होता है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए अगर कंपनी प्रॉपर रूप से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह आरओसी को सबमिट नहीं करती है तो आरओसी इस केस में पेनलाइज भी कर सकती है। तो ये हमारा एक ब्रॉडर पॉइंट था फीचर्स ऑफ कंपनी को लेकर। तो एक बार हम वापस देख लेते हैं, स्टार्टिंग से एक पॉइंट को हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक शॉर्टकट है, अगर आप इसको पूरा याद करना चाहते हैं तो बस आपको याद क्या रखना है, प्लास्टिक। अगर आप इस प्लास्टिक कोड को याद रखते हो तो आपको ये पूरा आंसर रट्टाफाई हो जाएगा। पी मतलब परपेचुअल सक्सेशन, एल मतलब लिमिटेड लायबिलिटी, ए मतलब आर्टिफिशियल पर्सन, एस मतलब सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, टी मतलब ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, आई मतलब इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, सी मतलब कॉमन शेयर। तो ये हमारे कुछ शॉर्टकट है। प्लास्टिक, बस आपको प्लास्टिक याद रखना है और उसके हिसाब से आप अपना पॉइंट उसमें सेट करते जाइए। तो मैं एक बार वापस से आपको पूरे पॉइंट को रिपीट कर देता हूँ कि हमने क्या क्या पॉइंट इसमें देखे हैं। तो हमारा सबसे जो पहला था वो क्या था, वॉलंटरी एसोसिएशन, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, लिमिटेड लायबिलिटी, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, नंबर ऑफ मेंबर्स, कैपिटल एंड गवर्नमेंट कंट्रोल। और इसका हमारा शॉर्टकट क्या है, प्लास्टिक, PLASTIC, P फॉर परपेचुअल सक्सेशन, L फॉर लिमिटेड लायबिलिटी, A फॉर आर्टिफिशियल पर्सन, S फॉर separation of ownership and management, T for transferability of share, I for incorporated association and C for common seal। तो आपको इस तरह से याद रखना है तो आपको फटाफट याद हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का फीचर्स ऑफ कंपनी या फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो बहुत ही जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।